हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। तो मैं कमलेश यादव आप लोगों के लिए लाया हूं केमिस्ट्री का पीवाईक्यू, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनसीईटी 2025 के लिए। ठीक है, तो जो पीवाईक्यू होते हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। किसके लिए? आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेंगे और आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, इसके साथ आप फुल कोर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रिस्टीन क्लासेस के साथ। तो प्रिस्टीन क्लासेस आपके लिए लाया है फुल कोर्स ITEP BA BEd का, ITEP BSc BEd का, ITEP BCom BEd का, जिसकी फी ओनली 3500 रुपीज है। 3500 रुपीज है। ठीक है, प्रिस्टीन क्लासेस आपके लिए लाया है 10% ऑफ। 10% ऑफ का ऑफर आप अगर कूपन कोड यूज करते हैं प्रिस्टीन क्लासेस 10 तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। इसके साथ साथ फ्री NCET ITEP का डोमेन बुक आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर प्रिस्टीन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, उसमें इनरोल करें। यदि आपको कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत या फिर कोई आपको सजेशन लेना है, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पीवाईक्यू। ठीक है, केमिस्ट्री का पीवाईक्यू शुरू करते हैं, जिसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच द कॉलम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करवाना है। ठीक है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करवाना है। इसमें पहला क्या है? इसमें पहला ये है कि लिस्ट 1 में क्या दिया है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशनल मेटल्स। ट्रांजिशनल मेटल्स। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? रीजन। ट्रांजिशनल मेटल की प्रॉपर्टी दी हुई है और लिस्ट सेकंड में दी हुई है इसकी रीजन। क्यों ऐसा हो रहा है? पहला है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। इसका रीजन ये है कि ये वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके कारण। ठीक है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? फर्स्ट का थर्ड, वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट। एलॉय फॉर्मेशन कब करते हैं? सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशनल मेटल। ठीक है, सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होता है ट्रांजिशन मेटल का, जिससे वो एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद आता है सी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कब करते हैं? जब हाई चार्ज बाय साइज रेशियो ऑफ मेटल एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। मेटल और वैकेंट डी ऑर्बिटल में हाई चार्ज बाय साइज का रेशियो होता है, तब वहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए सुटेबल होता है। इसीलिए आपका सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी में क्या देख रहे हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपका हो जाएगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, इस हिसाब से आप दे सकते हैं ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके साथ हम लोग क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि लायोफिलिक कोलाइड्स आर। जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी दी हुई है, उसमें से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है लायोफिलिक कोलाइड्स आर नॉट इजिली विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में भी ये क्या होते हैं? विजिबल नहीं होते, क्योंकि इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए पहला क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहां पे। अब यहां पर देखते हैं दूसरा, इजिली प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो इजिली प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, वो इजिली क्या हो जाते हैं? कोगुलेट हो जाते हैं। इसलिए आपका सेकंड गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है?
गलत है। फिर यहां पर दिया है कि लायोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, बिल्कुल ये रिवर्सिबल नेचर होते हैं। पहले ये क्या कर जाते हैं, ये कोगुलेट कर जाते हैं, बाद में ये तुरंत सॉल्ट में चेंज हो जाते हैं, कोलाइड्स में चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये रिवर्सिबल होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। फिर उसमें आते हैं डी, फॉर्म बाय ओनली ए स्पेशल मेथड, यह गलत है। ये क्या है, मिक्सिंग, सिंपल मेथड की मिक्सिंग से भी बन जाते हैं। लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं वो सिंपल मेथड से भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर ई क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ मेनी मॉलिक्यूल, ये गलत है। एग्रीगेट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, इसलिए आपका ये भी गलत है। आपको मिल जाएगा ए एंड सी, जिसमें आपको दिख रहा है वो आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाए, ऑप्शन नंबर थर्ड में ए एंड सी ओनली करेक्ट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं तो हमको क्या मिलता है, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मेडुलेटेड इन्फ्लामेशन एंड टू कंट्रोल द स्ट्रेस लेवल, ठीक है। मेडुलेटेड इन्फ्लामेशन कॉर्टिसोल या कॉर्टिकोल करते हैं, ठीक है। ये किस ग्रुप का होता है, ये ग्रुप का होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसीलिए इंसुलिन गलत हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल को रेगुलेट करते हैं। थायरॉक्सिन बॉडी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसमें कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल होता है, ये वाला हार्मोन आपका मेटाबॉलिक करता है। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को हमको मैच कराना है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जस्ट पहले क्वेश्चन के समान ही है, क्योंकि वही क्वेश्चन जस्ट दे दिया है, ठीक है। इसमें दिया है ए में क्या दिया है, कलर्ड आयन फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशनल मेटल। जो ट्रांजिशनल मेटल वो कलर्ड आयन शो करते हैं, क्यों, क्योंकि डी ट्रांजिशनल इन मेटल आयन होते हैं। जो डी सेल सब सेल होते हैं उनमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है, जिसकी वजह से ये कलर शो करते हैं। यानी फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट का आपका थर्ड हो जाएगा यहां पर। फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशनल मेटल। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशनल मेटल क्यों करते हैं, क्योंकि हाई चार्ज बाय साइज रेशियो होता है। यानी कि सेकेंड का बी का फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट। यहां पर चेंज, फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट। यहां पर क्या है, सी में देखते हैं मेटल अलॉय फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशनल मेटल, किसके कारण, सिमिलर आयनिक रेडियाई ऑफ मेटल्स है, सिमिलर आयनिक रेडियाई ऑफ मेटल्स है। फिर उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन के कारण, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स, जिसके कारण ये क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं ए का थर्ड, ए का थर्ड किसमें है, इन दोनों में तो है नहीं, ये दोनों पहले ही कैंसिल हो जाएंगे आपका। फिर उसके बाद बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, इसमें बी का सेकंड दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। रेशमाइजेशन क्या होता है, रेशमिक मिक्सर मॉडिफिकेशन क्या होता है कि an equimolar mixture of the enantiomers having zero optical rotation। जो एनेंशियोमर के मिक्सर होते हैं और जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका ए का आपको थर्ड में मैच करा देना है। फिर उसके बाद आता है कायरलिटी। कायरलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट डज नॉट सुपर इम्पोज ऑन द इमेज। सुपर इंपोज नहीं करते हैं, दो इमेज आपस में जब सुपर इंपोज नहीं करते हैं वही कायरलिटी शो करते हैं, यानी आपका बी का फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन मींस क्या होता है, अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम विच हैज एब्स्टिट्यूट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्रुप रिप्लेस्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं। फिर उसके बाद रिटेंशन क्या आता है, प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशल
अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन में जो स्पेशल बॉन्ड बनता है उसके प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। तो आपका डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट, इसके आगे इसका आंसर दिया हुआ है, यानी ए का फोर्थ, ए का फोर्थ नहीं सॉरी, ए का थर्ड बी का फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसी में दिया हुआ है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बेंजोइक एसिड फॉर्म अ डाइमर, बेंजोइक एसिड क्या कर रहा है, डाइमर फॉर्म कर रहा है इन बेंजीन, जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डाल रहे हैं तो ये डाइमर शो कर रहा है, डाइमर फॉर्म कर रहा है। एज्यूमिंग द कार्बन कंपाउंड टू बी 100% एसोसिएट, जो कार्बन के कंपाउंड है बेंजोइक एसिड वो आपस में क्या है 100% एसोसिएट हो गए हैं। ठीक है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर ऑफ दिस सॉल्यूशन इस, ये क्या है आपका सॉल्यूशन नामक चैप्टर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू केवी इंटू मोलरिटी, मोलरिटी होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आई पहले निकालते हैं फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन ऑफ कंपाउंड, एसोसिएशन ऑफ कंपाउंड के लिए आई निकालते हैं, आई को हम लोग क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, आई को हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, तो इसका आ जाता है आपके पास आई इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, जो अल्फा होता है यहाँ 100% दिया हुआ है, इसलिए अल्फा को मैं 1 कर दे रहा हूं, अल्फा 1 हो जाएगा 100% की वजह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस, ये डाइमर बना दिया है आफ्टर एसोसिएशन, क्या हो जा रहा है n इक्वल टू 2 हो जा रहा है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं 1/2 माइनस 1 इंटू 1, यहां पर देखेंगे तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 1/2 आ जाता है, आई की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, तो यहां पर हम लोग रखेंगे तो आई की वैल्यू 1/2, केवी की वैल्यू आपकी दी जा रही है, केवी की वैल्यू कितनी दी है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 4.9, मोलर कितना दिया है 0.1 मोलर दिया हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.49 डिवाइडेड बाई 2, 0.49 डिवाइडेड बाई 2, अगर इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं तो मुझको क्या मिलेगा 0.245, यहां पर मुझे मिल जाएगा 0.245, ये आपका हो गया केल्विन में, क्योंकि ये क्या है चेंज इन टेम्परेचर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम लोग किस में देखते हैं टेम्परेचर में देखते हैं, तो यहां पर केल्विन हो जाएगा इसका, तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज यूजिंग ड्यूरिंग द एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी एस्टरिफिकेशन करते हैं हम लोग एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो उसमें हम लोग डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, ताकि जो उस रिएक्शन में H2SO4 बनाएगा H2O, उसको रिमूव करने के लिए, वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग H2SO4 उसमें ऐड करते हैं। तो यहां पर क्या दिया, पहला टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट साइड, गलत है, इक्विलिब्रियम को कभी शिफ्ट नहीं करता है। दूसरा क्या है, टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द रिएक्शन, यस, वाटर को रिमूव करने के लिए ही तो हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं उसमें। फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ अल्कोहल, गलत है, न्यूट्रलाइज नहीं करना होता है। फिर उसके बाद क्या है, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी न्यूट्रलाइज नहीं करना होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ करना होता है वाटर को रिमूव। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं एफ सेंटर आर। एफ सेंटर आर क्या होता है कि जब एनायन साइट पर क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, वही एफ सेंटर बना लेता है।
आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति प्रतिक्रिया दर घटते क्रम में, इसमें यह दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन किस कंपाउंड का सबसे ज्यादा है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, जो यहाँ पे फॉलोइंग कंपाउंड दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं कैसे होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, substitution reaction is directly proportional to electron withdrawing group। जितना ज्यादा उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण बेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ये NO2 लगा हुआ है, यहां पर NO2 यहां पर 3 NO2 लगा हुआ है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहे जाते हैं। इसमें 3 लगा हुआ है, इसमें 1 लगा हुआ है, इसमें भी 1 लगा हुआ लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर है, इसमें 1 लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर है, इसमें 1 लगा हुआ है जो कि मेटा पोजीशन पर है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा E का हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे ज्यादा E का, फिर उसके बाद मेटा पोजीशन का यानी B का, फिर उसके बाद ऑर्थो पोजीशन का यानी A का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन का यानी D का, फिर उसके बाद हो जाएगा जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे हुए यानी C का। तो ये वाला ट्रेंड जिसमें मिलेगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं EBADC यानी आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज एडवांटेज टू अदर मेथड। ऑस्मोटिक प्रेशर इज एडवांटेज टू अदर मेथड इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इन डिटर्मिनेशन किसका कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का। क्यों? ड्यू टू इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन्स। बिल्कुल सही है, ये मोलर मास ऑफ प्रोटीन के लिए यूजफुल है, जिसके कारण ये एडवांटेज शो करता है। ऑप्शन बी क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ आयनिक। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आयनिक नहीं शो करता है। फिर उसके बाद आते हैं इट इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल, ये रूम टेम्परेचर पर मेजर्ड करता है। फिर उसके बाद क्या है, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूज्ड। यहां मोलरिटी नहीं होना चाहिए था क्योंकि दोनों सेम हो गया है। यहां पर मैं आपको चेंज कर देता हूं, मोलरिटी होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या है, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूज्ड, मोलरिटी नहीं होता है, यानी दूसरे में क्या हो जाएगा, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज यूज्ड। ये आपका हो जाएगा गलत, यानी कि आपको देखने में मिलेगा कि ACD जिसमें सही होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसमें ACD है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी होता है। देखो, कंसीडर द रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर कितना है, 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, रिएक्शन हो गया है 2Cr3 प्लस बन गया प्लस 7H2O बन गया। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड टू बी रिड्यूस 1 मोल ऑफ इक्वेशन Cr2O7 2 माइनस। Cr2O7 2 माइनस 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितने फैराडे यूज किए जाएंगे। जितने फैराडे यूज किए जाएंगे उसमें देख लेना होता है आपको कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं।
जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं उतने ही फैराडे आपको मिल जाएगा आंसर में। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं इसको रिड्यूस करने के लिए, इसलिए आपको क्या मिल जाएगा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज, जितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज होंगे उतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, 1 फैराडे। तो यहां पर 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो यहां पर हमको मिल जाएगा 6 फैराडे। आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। 2 फैराडे तो यूज ही नहीं होगा, 3 फैराडे भी नहीं यूज, 4 फैराडे भी नहीं, और 6 फैराडे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, डीकंपोजिशन ऑफ अ गैस एक्स इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इट्स हाफ लाइफ पीरियड विल बी, हाफ लाइफ आपको बताना है। तो हाफ लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कितना होता है 0.6932 डिवाइडेड बाई के, ठीक है। के आपको यहां पर दिया हुआ है, के कितना दिया हुआ है भाई, के इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। जब वैल्यू को हम यहां पे पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, टी हाफ इक्वल टू 0.6932 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁴। जब इसको 10⁻⁴ को ऊपर ले जाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, यहां पर मिल जाता है 0.6932 मल्टीप्लाई 10⁴। जब भी पॉइंट को राइट साइड में ले जाते हैं तो पावर में एक घट जाता है, तो आपको क्या मिल जाएगा 6.932 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड, ये मिल जाएगा आपको, इतना हाफ लाइफ आपको मिलेगा। यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला 1.93 ये है ही नहीं, 6.93 इंटू 10⁻², नो ये भी गलत हो जाएगा आपका, 6.93 इंटू 10⁻³ ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, इसमें 10⁻⁴ दिया हुआ है जिसकी वजह से आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एस्पार्टेम इज द लिमिटेड टू कोल्ड फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक बिकॉज, देखो क्या होता है, जो एस्पार्टेम होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि जो शुगर होता है, नॉर्मल शुगर होता है उससे 100 टाइम्स स्वीट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, ये गलत है। यहाँ पर इज रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड, ये भी गलत है। इट इज अनस्टेबल एज कुकिंग टेम्परेचर, ये कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इट प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, ये गलत हो जाएगा, आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में। फिर आगे बढ़ते हैं, आरएनए इज वन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, द बेसिस ऑफ वेरियस फंक्शन, आरएनए इज डिवाइड इनटू एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, 3 प्रकार के आरएनए आपके पास होते हैं, यहां पर हो जाएंगे। विच ऑफ द एबव रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, देखो क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं देखने में तो तीनों होते हैं रिस्पॉन्सिबल, टीआरएनए भी होते हैं, एमआरएनए भी होते हैं और आरआरएनए भी होते हैं, लेकिन यहां पर आपको पहले ऑप्शन में दिया है एमआरएनए, फिर दूसरे ऑप्शन में टीआरएनए, तीसरे ऑप्शन में आरआरएनए, ठीक है। लेकिन यहां पर हो जाएगा आपका एमआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है, एमआरएनए और टीआरएनए जिसमें दोनों दिया है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नायलॉन 6, नायलॉन 6 is prepared by heating of caprolactam which with water caprolactam is, यहां पर दिया हुआ है कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर देखकर बताना है कि कैप्रोलैक्टम कौन सा है। कैप्रोलैक्टम में सबसे पहले मैं बता दूं ये 6 मेंबर्ड रिंग होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होता है और 1 नाइट्रोजन होता है,
6 मेंबर रिंग में 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है। इसके साथ साथ इसमें ग्रुप कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप एमाइड होता है। फंक्शनल ग्रुप एमाइड होता है। यहां पर अगर सेकेंड वाले में देखेंगे तो सेकेंड वाले में फिफ्थ मेंबर रिंग है, जिसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो ये 6 मेंबर रिंग है, बट यहां पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, एमाइड ग्रुप नहीं है। ठीक है, इसीलिए भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो फिनॉल है। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर एमाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, और ये 6 मेंबर रिंग है जिसमें 1 नाइट्रोजन है और 5 कार्बन है। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अकॉर्डिंग द कोलिजन थ्योरी फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन द टू कंडीशन रिक्वायर्ड आर। देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थियरी 2 कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 2 कंडीशन होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, गलत है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। दूसरा क्या, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। फिर क्या है, सी क्या है, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव द एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है, जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा, तब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है, स्टेटमेंट नंबर सी। फिर डी क्या है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए आपका डी स्टेटमेंट भी गलत है। थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी मेनली देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ई भी गलत है। जिसमें आप देखेंगे तो ए बी पहले में दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। बी सी दूसरे में दिया हुआ है, बी सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। सी डी तो गलत है, और क्या है, ए और ई गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फॉर कंसंट्रेटिंग एंड और कंटेनिंग जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड का जो ओर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो उसमें डिप्रेसेंट का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, सोडियम साइनाइड, NaCN को यूज करते हैं हम, सोडियम साइनाइड। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है सोडियम साइनाइड, जिसका हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद 18 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इज आर। कोई भी एडजॉर्प्शन हो, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन, दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं ऑलवेज। यहां पर क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये गलत हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपका सेकंड ऑप्शन सही है। एंडोथर्मिक इन केमीज ऑप्शन, बट एक्सोथर्मिक इन फिजिक्स ऑप्शन गलत है। एक्सोथर्मिक एंड केमी, एक्सोथर्मिक इन केमीज ऑप्शन, बट इंडोथर्मिक की फिजिक्स ऑप्शन गलत। दोनों में क्या होगा, दोनों में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। आयनिक कॉम्प्लेक्स विच हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके सेंट्रल एटम में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा उतना हाईएस्ट उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें रखेंगे जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहां पर दिया हुआ है Cr3+, यहां पर क्या दिया हुआ है Cr3+, यहां पर इसके साथ वाटर के 6 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं जो कि इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ को स्टेबल करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां पर Cr3+ है, और यहां पर Fe2+ है, और यहां पर Zn2+ है, और यहां पर CO3+ है। तो हम लोग इस हिसाब से देख लेते हैं। इसका क्या होता है, 24 एटॉमिक नंबर होता है, इसका होता है 26 होता है, इसका 30 होता है, और इसका कितना होता है 27 होता है। तो हम इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 4s2 ऑर्गन 18, 4s2 ऑर्गन 18,
ऑर्गन 18 4s2 3d4, ये आपका हो जाएगा Cr का। सिर्फ Cr का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर 3+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो डी सबसेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? सिर्फ 3। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं Fe2+ का Ar आर्गन 18 4s2 3d6, तो यहां पर 2+ है, तो जो आउटर मोस्ट सेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, जितना यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, तो इसके डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो यहां पर देखो ऑर्गन 18 4s2 और 3d10 हो जाएगा इसका जिंक का। तो यहां पर 2+ है जिंक पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहरी सेल से बाहर निकाल देंगे इसको, तो यहां पर कितना मिलेगा? डी सबसेल में 3d10 बच जाएगा आपके पास। यहां पर देखते हैं कोबाल्ट में, ये आर्गन 18 बच जाएगा आपका 4s2, फिर उसके बाद 3d7 हो जाएगा। यहां पर 3+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपका? 3d6 मिल जाएगा आपको यहां से। फिर उसके बाद जब यहां पर देखेंगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? डी सबसेल में हम लोग देख लेते हैं, यहां पर 1 2 3, ऐसे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भरना होता है, तो यहां पर ऐसे देख लेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। फिर यहां पर हमको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने? 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका तो कंप्लीट फील्ड है, इसीलिए क्या होगा? इसका सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट होगा। फिर यहां पर देख लेते हैं, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसकी वजह से ये पेयरिंग करा लेगा इसमें 1 2 3 4 5 6, ये क्या करा देगा? पेयरिंग करा लेगा। अब पेयरिंग करा लेगा तो इसमें 2 इसमें भी 0 हो जाएगा, तो यहां पर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसी में मिल रहे हैं Fe2+ में, इसीलिए Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट पूछा भी है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन डज नॉट टेक प्लेस। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, डज नॉट टेक प्लेस बोला है, डज नॉट, ठीक है, प्लेस बिटवीन 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बियॉन्ड एसिटाल्डिहाइड। देखो जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में 2 कंपाउंड आते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन को शो करते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कोई भी 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेने की बात की है तो अलग अलग होना चाहिए क्रॉस एल्डोल के लिए, यानी ये सही है आपका। फिर उसके बाद 2 कीटोन मॉलिक्यूल, कोई 2 कीटोन मॉलिक्यूल अलग अलग ले लो तो उसको अगर क्रॉस एल्डोल की प्रक्रिया से चलाएंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका ये भी सही है। फिर उसके बाद क्या है? 1 एल्डिहाइड एंड 1 कीटोन, ये भी हो सकता है, एक एल्डिहाइड भी हो और एक कीटोन भी हो तब भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा आपका, ये भी सही है। और यहाँ पर क्या है? 2 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका गलत हो जाएगा और गलत पूछा ही है, यानी एज अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इन रोजेनमुंड रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। जो बेंजोइल क्लोराइड होता है, बेंजोइल क्लोराइड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। बेंजोइल क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई? बेंजल्डिहाइड में। मैं बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना ले रहा हूं, यहाँ COCl होता है, अगर इसका रिएक्शन मैं क्या करा, रोजेनमुंड रिडक्शन करा देता हूँ H2PDBaSO4 के साथ, BaSO4 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाता है, CHO ग्रुप मिल जाता है, ठीक है। इसको हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है।
इस बात को ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। लिंडलार कैरेक्टरिस्टिक H2PDBSO4 को बोलते हैं, जो कि रोजेन वुंड रिडक्शन में हेल्प करता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है H2PDBSO4। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्टैंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिक स्टैंड में क्या होता है कि अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है अमोनिया NH2 के साथ, मिथाइल ग्रुप अगर NH2 के साथ जुड़ा है तो इसके लिए सबसे बेटर ट्रिक क्या है, 2-1-3, यानी सेकेंडरी एमीन, फिर उसके बाद प्राइमरी एमीन, उसके बाद टर्सरी एमीन। इसको हम लोग देख लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर ये है सेकेंडरी एमीन, ये है प्राइमरी एमीन, ये है अमोनिया, ये है क्या है एनिलीन। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकेंडरी एमीन का सबसे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बी का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद डी का, फिर डी का, फिर सी का सबसे कम होता है एरोमेटिक एमीन का। एरोमेटिक एमीन में एनिलीन आता है, यानी उसका सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा, बी का सबसे ज्यादा, फिर डी का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सी का, फिर ए का। इस हिसाब से ट्रेंड हम लोग करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 23 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसमें कुछ गड़बड़ी है, मैं उसको सुधार दे रहा हूं। यहां पर कुछ गड़बड़ी है क्वेश्चन में, BF3 दिया हुआ है, BRF3 होना चाहिए था, दिया हुआ है BF3। BRF3, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि BRF3 का शेप कैसा है। शेप ही पूछा है, यहां पर स्लाइटली बेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो BR है, BRF3 में क्या होता है, इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशन पे पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने की वजह से दोनों में रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रिपल्सन होता है, जिसके कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी बढ़ जाता है। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने की बढ़ जाने की वजह से जो बॉन्ड है स्लाइटली झुक जाता है, इसीलिए बेंट टी शेप हो जाता है। यहां पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, BRF ऐसे बन जाएगा, यहां पर F ऐसे बनेगा, यहां पर 2 लोन पेयर मैं बना दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, इन 2 लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, जिसके कारण इसका टी शेप होता है, लेकिन थोड़ा सा बेंट होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यहां पर यह बोथ लोन पेयर आर एट एक्सियल पोजीशन, नहीं, बोथ लोन पेयर आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये आपका सही है क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यहां पर तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, 1 लोन पेयर एट एक्सियल एंड अदर लोन पेयर एट इक्वेटोरियल। नो, दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पर होते हैं। 4 क्या है, पोजीशन ऑफ बोथ लोन पेयर एट फ्लेक्सिबल, गलत है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये आपका 4 ऑप्शन भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, फिर आते हैं 24 पे, ऑन ट्रीटिंग ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। अल्कली को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल। जितने अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं उसको अल्कली बोलते हैं। तो यहां पर क्या है, फिनॉल का क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कर रहे हैं, फिनॉल का क्लोरोफॉर्म के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं, ये रहा आपका फिनॉल, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ट्रीट करा दे रहा हूं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3। तो यहां पर आपको मिल जाएगा सैलिसल्डिहाइड मिल जाता है, OH, यहां पर CHO बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। ये आपका है रीमर टिमोन रिएक्शन है, रीमर टिमोन रिएक्शन है। ठीक है, आपको इस रिएक्शन के नेमिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये भी बता दिया ताकि आपको ये पता हो। तो यहां पर क्या है, पहला है सैलिसिलिक एसिड, नहीं, सैलिसिलिक एसिड नहीं बनता है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है, आपका ऑप्शन नंबर 2। बोथ सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसल्डिहाइड, नो, सिर्फ सैलिसल्डिहाइड बनता है।
बेंजल क्लोराइड तो बनता ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। XeF2, XeF4, XeF6 हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली एज। इसमें हमको क्या देखना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ऑक्टेट रूल से चलते हैं, ऑक्टेव रूल से चलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, देखते हैं कि जो Xe होता है, Xe के पास कितनी वैलेंसी होती है, वैलेंसी 8 होती है। Xe के पास वैलेंसी 8 होती है, जिनमें से क्या है, ये 2 बॉन्ड बना लिया, 1 और 2। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6। जितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड होते हैं उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गए Xe के। अब बच्चे कितने, 6 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो 3, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं, 1 2 और 3 लोन पेयर। और यहाँ XeF4 में देखते हैं, XeF4 में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गए हैं। अब क्या है, जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद XeF6 के बाद हम लोग देखते हैं, यहां पर F ऐसे बना लेगा, ये आपका बन जाएगा, यहां पर F ऐसे बना लेगा। अब इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गए हैं। अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 अनशेयर्ड हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, यानी इसके पास कितने लोन पेयर है, सिर्फ 1 लोन पेयर है। तो यहाँ पर लोन पेयर की संख्या पहले में देख लेते हैं, इसमें 3 है, इसमें लोन पेयर कितना है, 2 है, इसमें लोन पेयर कितना है, इसमें लोन पेयर 1 है। तो जिसमें 3 2 1 हो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें 2 1 3 ये गलत हो जाएगा, 3 2 1 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 3 2 ये नहीं होगा, 1 2 3 ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ आपके एनसीईटी के 2023 के सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, उसके साथ फिर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप प्रिस्टीन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपका फुल कोर्स किसका किसका है, ITEP BA BEd, ITEP BSc BEd और ITEP BCom BEd, जिसका फी ओनली 3500 रुपीज है। ठीक है, प्रिस्टीन क्लासेस आपको 10% का ऑफ भी दे रहा है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, प्रिस्टीन क्लासेस 10 यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ प्रिस्टीन क्लासेस आपको फ्री एनसीईटी ITEP का डोमेन सब्जेक्ट का बुक आपको फ्री में दे रहा है, ये फ्री बुक है। फिर उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इनमें इनरोल करना तो आप प्ले स्टोर पर जाकर प्रिस्टीन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी सजेशन लेनी हो, कोई भी परेशानी हो रही हो या कोई सजेशन लेना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपके अगले वीडियो के साथ।